हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हम सभी जो है अपने न्यूट्रिशन साइंस की जो ब्रांच कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें से हमने कुछ टॉपिक को पिछली क्लास में कवर किया है, जिसमें से हमने एनीमिया के टॉपिक को कवर किया है। आज की क्लास में हमें जस्ट उसके आगे से शुरुआत करनी है। जो भी स्टूडेंट्स क्लास में नए हैं वो कंटिन्यू अपने क्लास को बनाए रखें। क्लास जो है आपकी शाम को 7 बजे चलती है। कोई भी स्टूडेंट अगर तुरंत लाइव जुड़ करके क्लास को नहीं अटेंड कर सकता है तो वो बाद में भी क्लास को अटेंड कर सकता है, क्योंकि क्लासेस आपकी इस आपके प्लेटफॉर्म ज्योति एकेडमी चैनल पे अपलोड रहती है। और इसके साथ ही साथ बता दें, अगर आप लोग जो है लाइव क्लास अटेंड करते हैं तो आप जो है एक कंटिन्यूटी बनी रहती है कि इतने टाइम पे हमें क्लास को अटेंड करना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग कंटिन्यू अपने क्लास को बनाए रखिएगा। देखिएगा, आज की क्लास में हमें शुरुआत करनी है अल्पभार के बारे में। यानी कि न्यूट्रिशन साइंस जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको बताया जाता है कि व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों की संतुलित मात्रा की आवश्यकता होती है। अगर उसमें कमी हो जाती है तब भी समस्या हो जाती है, अधिक हो जा रहा है तो भी समस्या है। विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी से होने वाली जो समस्याएं हैं वो सही पोषक तत्वों की क्लास में तो आपने पढ़ाई है, लेकिन ये जो अतिभार है ये तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि इसमें खाद्य पदार्थ जो है उनके कुछ पोषक तत्वों की अधिकता के कारण ऐसा हो रहा होगा। तो जिसमें से हम एक टॉपिक को कवर करेंगे डिटेल्स में, जिससे हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। वो है अतिभार, जिसे इंग्लिश में ओवरवेट कहा जाता है। अतिभार यानी कि ओवरवेट, सामान्य से अधिक जब भार हो जा रहा हो। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पुटअप किया जाता है कि जब व्यक्ति के शरीर का भार बढ़ जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक मोटापा देखने को मिलता है तो एक जो है ओवरवेट देखने को मिलता है। जो ओवरवेट है इसे अतिभार कहते हैं, जबकि मोटापा को ओबेसिटी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दोनों में कुछ डिफरेंट पाया जा रहा होगा। यहाँ पे देखिएगा, ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, और यहाँ देखिएगा सामान्य से 20% अधिक जब भार हो जाता है। यानी कि जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के उम्र के अनुसार जितनी उसकी सामान्य आयु होनी चाहिए उससे अधिक, यानी कि उससे अगर 20% अधिक भार हो जाता है तो उसे अतिभार यानी कि ओवरवेट कहा जाता है। लेकिन वहीं पे जब शरीर का भार जो है सामान्य से 30% अधिक हो जाता है तो उसे जो है मोटापा के नाम से जाना जाता है। आप सभी को हम बता दें कि ये जो आपकी क्लास है इसमें अति भार की जो क्लास है, अगर इसको आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपको जो है आरडीए पढ़ने में भी आसानी होती है। आरडीए का जो चार्ट होता है हर साल या फिर 2 साल 3 साल पे कभी कभी रिवाइज किया जाता है। वातावरण के अनुसार, वहाँ की जो भी एरिया है वहाँ की जलवायु के अनुसार जलवायु परिवर्तन हर समय होते रहते हैं। उन सबको ध्यान में रखते हुए व्यक्ति की आयु, उम्र, इन सबको ध्यान में रखते हुए एक चार्ट तैयार किया जाता है, जिसके अनुसार व्यक्ति को आहार प्रोवाइड किया जाता है। डाइटिशियन लोग उसको करते हैं। और यहाँ पे जो आरडीए चार्ट दिया जाता है, जब आप इस चैप्टर को ध्यान से, इसकी मात्रा को कौन सी चीज़ कैसे ज्ञात की जा रही है, ये सारी चीज़ें जब आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको आरडीए पढ़ने में आसानी होगी। इस क्लास के बाद हम आपको आरडीए बताएंगे, लेकिन इस क्लास को पहले पॉइंट टू पॉइंट आप लोग ध्यान से समझिएगा। एक एक पॉइंट को ध्यान से नोट करते जाइएगा और इसको समझते जाइएगा। किसी भी पॉइंट में समस्या हो तो आप तुरंत पूछिएगा। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको ये बात तो समझ में आ गई, व्यक्ति की जो सामान्य भार होना चाहिए उम्र के अनुसार, उससे अगर 20% अधिक है तो उसे अतिभार कहते हैं, और अगर 30% अधिक है तो मोटापा कहते हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति की उम्र के अनुसार जो है सामान्य भार कितना होना चाहिए। इसका फार्मूला भी आगे आपको बताया जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले मोटापा निर्धारण, कोई भी व्यक्ति है वो कितना मोटा है, अधिक है, यानी कि उसे रोग से वो ग्रसित हो रहा है, मोटापा से वो ग्रसित है या फिर अभी सामान्य स्टेज में है, इस चीज़ को ज्ञात करने के लिए विभिन्न प्रकार के आपको जो है इसके मेथड बताए गए हैं मोटापा के निर्धारण की। तो जिसमें सबसे पहली बात आती है बीएमआई की। बीएमआई का फुल नेम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बीएमआई का फुल नेम क्या होता है, तो इसका मतलब बॉडी मास इंडेक्स।
क्या होता है कि बॉडी मास इंडेक्स यानी कि शरीर का जो भार है उसे ज्ञात करने के लिए एक इंडेक्स दिया गया है, एक चार्ट दिया गया है, फार्मूला दिया गया है, जिसको पढ़ करके, जिसके फार्मूले को लगा करके और उस चार्ट में मैच करके अपने शरीर के सामान्य भार को ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा इसमें BMI का सबसे पहले फार्मूला आप लोग देख लीजिएगा। बॉडी मास इंडेक्स का फार्मूला आप लोग देखिएगा कि शारीरिक भार जो है आपके शरीर का भार जो है वो केजी में सबसे पहले आप लिख लेंगे। इसके बाद है उस शारीरिक भार बटे शारीरिक ऊंचाई जो है उसे मीटर स्क्वायर में लिखना है। आप कितने फिट के हैं, आप फिट ज्ञात कर लीजिए, उतने फिट में कितना मीटर आ रहा है वो मीटर ज्ञात कर लीजिए। यानी कि नॉर्मल अगर देखें हम तो आपका शरीर जो है आपका लंबाई कितना है, कितने मीटर में है, उसको फिट में ना रख करके मीटर में रखना है। अगर आप फिट में रखे हैं तो फिट को पहले मीटर में चेंज कर लीजिए, उसके बाद ज्ञात करिए। BMI बराबर है शारीरिक भार केजी में बटे शारीरिक ऊंचाई मीटर स्क्वायर में आपको लिखना है। ठीक है, जब ये चीज़ आप फार्मूला रखते हैं, इसको इस प्रकार से रखने के बाद जो आपको अंक प्राप्त होता है उस अंक को इस BMI चार्ट में से मैच करा लेते हैं। आई बात समझ में? ये जो शारीरिक भार बटे शारीरिक ऊंचाई दिया गया है ये केजी बटे मीटर स्क्वायर में रखना है। जब इसको रखते हैं जितना आंसर आता है उस आंसर को जब आप इस चार्ट में से मैच कराते हैं तो आपको जो है नॉर्मल व्यक्ति के जो भार होते हैं वो ज्ञात हो जाएंगे और आपको ये भी पता चल जाएगा कि व्यक्ति जो है अति भार से ग्रसित है या फिर जो मोटापा से ग्रसित है। ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। BMI चार्ट में सबसे पहले देख लीजिएगा, इसके मुख्य रूप से जो है 6 वर्ग बताए गए हैं और ये 6 वर्ग की BMI भी बताई गई है। सबसे पहला है अल्प भारिता। जब BMI आपका ज्ञात करने के बाद 18.5 से कम आता है तो इसका मतलब है कि आपके शरीर का जो भार है वो जो है कम है, यानी कि आप जो है मोटे नहीं है, मोटे यानी कि जो सामान्य होना चाहिए उससे भी कम है, अल्प भारिता है। इसके बाद स्वस्थ भारिता आती है। स्वस्थ भारिता में देखिएगा 18.5 से लेकर के 24.9 अगर आपका BMI आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप जो है स्वस्थ भार से हैं। इसके बाद है अधिक भारिता या स्थूलता पूर्व, यानी कि जब आपके शरीर का भार अधिक हो जा रहा है उससे कुछ ही पूर्व के पहले की बात की जा रही है, यानी कि आपके शरीर का जो भार है अधिक होने से थोड़ा पहले का जो स्टेज है वो चीज़ है 25 से 29.9 के बीच में अगर आपका BMI आता है तो इसका मतलब है आप जो है अधिक भारिता या स्थूलता से पूर्व के स्टेज में है। अब आपको जो है अपने खान पान, अपने पोषण को ध्यान में रख करके उसमें जो है परिवर्तन लाना होगा, नहीं तो आप जो है मोटापा से ग्रसित हो सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा अधिक भारिता, भारिता को ही स्थूलता के नाम से भी दर्शाया जाता है। दोनों नाम आप याद रखिएगा, कहीं पे भारिता लिखा होगा और कहीं पे जो है स्थूलता लिखा होगा, दोनों का मतलब सेम होता है। आगे देखिएगा स्थूलता प्रथम श्रेणी में आपकी जो स्थूलता है, मोटापा है, भारिता है, जब वह जो है प्रथम स्टेज में होगा तो आपका BMI जो है 30 से 34.9 के बीच में होगा। स्थूलता द्वितीय श्रेणी की जब बात करते हैं वो 35 से 39.9 के बीच में आता है और स्थूलता तृतीय श्रेणी की अगर बात करें तो ये 40 से अगर अधिक आपका BMI आता है तो इसका मतलब है कि स्थूलता आपकी जो है वो तृतीय श्रेणी में पहुंच गई है। आई बात समझे, यानी कि आप जो है मोटापा से पूरी तरह से ग्रसित हो चुके हैं। तो ये हो गया आपका BMI चार्ट और ये BMI का फार्मूला बताया गया है। आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा कि इस BMI के फार्मूले के अकॉर्डिंग हम किस प्रकार से भार को ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप लोग इसको चेक करना चाहते हैं तो आप जो है अपना शारीरिक भार कितना है, वजन तो किए ही होंगे, ये नहीं कि अभी पढ़ते समय आप तुरंत वजन कर लें अपने आप को, ऐसा नहीं है। आप जो है इसके पहले कुछ मतलब एक नॉर्मल एज में जिस समय में प्रेजेंट टाइम आप हैं कुछ आगे पीछे 1 महीने या फिर 6 महीने इतने गैप करके कुछ कभी कभार अपने आप को वजन किए ही होंगे या फिर आपके शरीर का नॉर्मल भार आपको पता ही होगा। तो ये शारीरिक भार और शारीरिक ऊंचाई आपकी कितनी है वो चीज़ आपको पता है, तो इससे आप ज्ञात करिए। यदि शारीरिक भार, नॉर्मल एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग को बता रहे हैं हम, जैसे मान लीजिए एक सामान्य स्टेज की अगर बात की जाती है तो लगभग शारीरिक भार जो है वो 55 kg है अगर, और शारीरिक ऊंचाई 5 फीट है।
5 फीट में कितना मीटर होता है? 1.52 मीटर होता है। ठीक है। शारीरिक भार अगर किसी भी व्यक्ति का 55 केजी है, शारीरिक ऊंचाई 5 फीट यानी कि 1.52 मीटर है, तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे? 55 बटे 1.5 गुणे 1.5 यानी कि ये मीटर स्क्वायर में हो जाएगा ना। यहाँ पे देखिएगा आपको मीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है। मान लीजिए इतना ये आ रहा है तो यहाँ मीटर आपको स्क्वायर में दिखाना होगा, तो स्क्वायर दिखाने के लिए ये 2 बार गुणा कर दिया जाएगा उसी संख्या में। तो 55 बटे 1.52 गुणे 1.52 बराबर करने पे कितना आएगा? इसे मल्टीप्लाई करने पे 55 बटे 2.31 आएगा। जब 55 बटे जो है 2.31 आएगा, इसको भी कट करेंगे तो कितना आएगा? 23.8 आएगा। 23.8 क्या आ रहा है आपका? BMI आ रहा है। किस फार्मूले के अनुसार? BMI का जो फार्मूला आपको बताया गया है शारीरिक भार केजी में बटे शारीरिक ऊंचाई मीटर स्क्वायर में, उसके अनुसार आपका ये कितना आ रहा है? BMI 23.8। और इस 23.8 को आप देखिए इस चार्ट में कि कितना है, कहाँ पे 23.8 आ रहा है, तो इसका मतलब 18.5 से 24.9 के अंतर्गत ये आ रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इस BMI चार्ट से पता चला कि आप जो है स्वस्थ भारिता के अंतर्गत आ रहे हैं। आपका शरीर जो है ना ही अल्प भारिता से ग्रसित है और ना ही अति भारिता से या फिर ना ही मोटापा से ग्रसित है, यानी कि आप जो है स्वस्थ शरीर में हैं। आप लोग अपना अलग से ज्ञात करके इसको चेक कर लीजिएगा कि इस फार्मूला के अनुसार इस चार्ट में मैच करने पर आपका जो है बॉडी वेट जो है या फिर मोटापा है कि अति भारिता है, किसके अंतर्गत आप आ रहे हैं, तो उसे आप लोग इसमें से कर लीजिएगा। आगे देखिएगा दूसरी हम बात करें, ये पहला हो गया आपका BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स के द्वारा आप जो मोटापा का निर्धारण करके चेक कर लिए। दूसरा देखिएगा कमर की परिधि। कमर जो है आपकी, उस कमर की परिधि कितनी होनी चाहिए उसके अनुसार जो है मोटापा का आप निर्धारण कर सकते हैं। ये दूसरी विधि बताई गई है। इसमें सामान्य रूप से पुरुष और महिला का बताया गया है, जो सामान्य स्टेज में है, नॉर्मल। वैसे तो जो है कोई व्यक्ति मोटापा से ग्रसित है तो उनका अधिक हो सकता है, कोई अल्प भारिता में वो कम हो सकता है या फिर विशेष अवस्था में भी कम हो सकता है। तो यहाँ पे नॉर्मल बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है पुरुष है, अगर 91 सेंटीमीटर से ज़्यादा है उसके कमर की परिधि, तो इसका मतलब है कि उसे मोटापा भी जो है वो संदेह में है कि मोटापा है या फिर उससे बढ़ न जाए, ये संदेह की अवस्था है। लेकिन अगर वहीं पे कमर की परिधि 102 से ज़्यादा हो जाती है, आप इंची टेप से अपनी कमर की परिधि को माप कर सकते हैं। तो अगर जो है किसी भी पुरुष में 102 से ज़्यादा अगर हो जा रही कमर की परिधि, तो इसका मतलब है कि वो वास्तव में मोटापा का रोगी हो चुका है। इसके बाद है कि कोई सामान्य अवस्था की महिला है, उस महिला की कमर की परिधि अगर 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो संदेह की अवस्था में है। लेकिन अगर वो व्यक्ति जो है, वो महिला जो है 88 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर उसकी कमर की परिधि आ रही है, इसके मतलब है कि वो वास्तव में रोगी है। ठीक है, वो मोटापा से ग्रसित होना प्रारंभ कर दी है। तो ये बात हो गई कमर की परिधि के माप के आधार पे। अब आप लोग जो इसे कमी या अधिकता के अनुसार, इसमें बिल्कुल भी संदेह ना क्रिएट करिएगा, क्योंकि ये आपका एक जो है सामान्य स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ शरीर के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगर किसी भी व्यक्ति में ज़रूरी नहीं है कि इससे 1-2 सेंटीमीटर कम या ज़्यादा है तो आप लोग पेशेंट हो चुके हैं, ऐसी समस्या नहीं है। लेकिन नॉर्मल आपको ये चार्ट बताया गया है कमर की परिधि के अनुसार जब आप मोटापा का निर्धारण करते हैं। ये 2 हो गया, BMI और कमर की परिधि 2 चीज़ हो गई। तीसरा देखिएगा शारीरिक भार के अनुसार जो है जब आप मोटापा का निर्धारण करते हैं। शारीरिक भार आपको बताया गया है कि जब आपके शरीर का भार आपने यहाँ से ज्ञात तो करना देख लिया है, ज्ञात करके कि आपके शरीर का भार जो है अल्प भारिता में है कि मोटापा में, ये तो आपने ज्ञात कर लिया। लेकिन यहाँ पे शारीरिक भार के अनुसार आप देखेंगे कि आप कम मोटापे में हैं, नॉर्मल है कि रोग से ग्रसित हो चुके हैं। देखिएगा प्रतिशत में शारीरिक भार, आपका जो शारीरिक भार है उसे आप प्रतिशत में रखिएगा। इसके बाद सामान्य से अधिक, यानी कि मान लीजिए आपके शरीर का भार जो है वो 55 केजी है, तो 55 केजी से प्लस में 25% अधिक हो। ठीक है,
सामान्य से अधिक, सामान्य कितना है मान लीजिए कि 55 kg है, और सामान्य से अधिक अगर इतना प्रतिशत और हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप मृदु स्थूलता के अंतर्गत आ रहे हैं, नॉर्मल स्टेज में है। इसके बाद है कि 50%, 55 kg से अगर यहाँ 25 के बदले अगर 50% हो जा रहा है तो वो परिमित स्थूलता के अंतर्गत आता है। आप ये मत सोचिएगा ये सब आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है। अगर ये फार्मूला, ये चीज़ें आप याद करते हैं तो आपका जो है अति भारिता, अल्प भारिता, मोटापा से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं न्यूट्रिशन साइंस में या आहार एवं पोषण में, कि मृदु स्थूलता कितने से कितने बीच में होता है, कितना होता है, कमर की परिधि कितनी होनी चाहिए सामान्य व्यक्ति में, या फिर बीएमआई किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, बीएमआई का जो चार्ट दिया गया उसके कितने से कितने के बीच में कौन से उसके प्रकार आ रहे, कितने वर्ग में रखा जा रहा है, ये सही चीज़ें पूछी जाती है आपसे। यहाँ पे देखिएगा 50% हो रहा है तो परिमित स्थूलता, 75% अगर सामान्य से अगर 75 यहाँ पे अधिक हो जा रहा है तो तीव्र स्थूलता के अंतर्गत आता है, और 100% से अगर अधिक हो जा रहा है, 55 में अगर 100% और अधिक हो जा रहा है तो वो अति तीव्रता के अंतर्गत आता है, अति तीव्र स्थूलता के अंतर्गत आता है। आई बात समझ में। यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिख के बताया गया है कि सामान्य से अधिक, ये चीज़ें इतना नहीं दिया कि अगर आपकी मोटाई इतनी है, आपके उम्र के अनुसार, शारीरिक ऊंचाई के अनुसार जितना आपका वजन होना चाहिए, शारीरिक भार होना चाहिए, उस शारीरिक भार का 25% अगर अधिक, यानी कि सामान्य जो है आपका 55 अगर है तो उससे अगर 25 अधिक हो रहा है तो मृदु स्थूलता, इसी के अनुसार ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है शारीरिक वसा का मापन। आप अगर मोटे हो गए हैं, आपकी बॉडी में वसा यानी कि फैट की मात्रा अधिक हो जा रही है, तो इसका मापन करने के लिए एक जो उपकरण आता है, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है कि वसा का मापन करने के लिए किस प्रकार के उपकरण या किस प्रकार के यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन में ये चीज़ दिया गया होगा स्किन फोल्ड कैलिपर। अगर ये पूरा नाम नहीं लिखा है तो सिर्फ और सिर्फ कैलिपर लिखा होगा। वसा का मापन, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किया गया है कि वसा का मापन, कैसा वसा का मापन, किसी खाद्य पदार्थ में नहीं, शरीर में, आपके शरीर में वसा का मापन करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जा रहा है, वो होता है कैलिपर, जिसका पूरा नाम स्किन फोल्ड कैलिपर होता है। आपकी पेट की जो त्वचा है उसको एक इंस्ट्रूमेंट जो चिमटा होता है, आप लोग देखे होंगे, चिमटी के आकार का होता है, उसमें जो है उसी से एक कटीले नुमा, जैसे ये चिमटी है, उसी में ऐसे मुड़ा हुआ छोटा सा ऐसे इसी तरह से मुड़ा हुआ रहता है दोनों साइड से वो चिमटी, और उसके बाद क्या रहता है कि उसी से जब आप अपने पेट में इस प्रकार से ऐसे दबाते हैं, या फिर कोई भी स्किन आप कहीं भी किसी बॉडी के में अपने अगर पकड़ते हैं, पेट में, हाथ में, पैर में अगर देख रहे हैं, अगर उसमें ऐसे आप स्किन को पकड़ते हैं तो स्किन को इससे फोल्ड करके पकड़ते हैं, तो उसमें मापन उसका दे दिया गया होता है कि आपकी बॉडी में फैट की मात्रा कितनी है, आप नॉर्मल में हैं या फिर अधिक हो गया है, इस प्रकार का ये यंत्र होता है, तो उसे स्किन फोल्ड कैलिपर के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको बताया गया मुख्य रूप से 4 मोटापा निर्धारण के जो है तरीके यहाँ पे आपको बताए गए हैं। अगला पॉइंट है आपका ब्रोका इंडेक्स। ये जो ब्रोका इंडेक्स है इसके द्वारा किस प्रकार से हम मोटापा का निर्धारण ज्ञात करते हैं, इसमें भी फार्मूला बताया गया आपको। आपकी जो शारीरिक ऊंचाई है उसे सेंटीमीटर में रखिए और फिर 100 से उसको माइनस कर दीजिए। मान लीजिए कि आपकी बॉडी का जो वेट है वो उसके अकॉर्डिंग तो आपने ज्ञात करके देख लिया, लेकिन आपको यहाँ पे अब क्या करना है कि आपकी जो ऊंचाई है उसको सेंटीमीटर में रखना है। सेंटीमीटर में रखने के बाद उसको 100 से माइनस कर देंगे तो जितना बचता है उसे ही आदर्श भार के नाम से जाना जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आदर्श भार कितना होता है। आपके शरीर के लंबाई, वजन, इन सब के अनुसार
आयु के अनुसार, उम्र के अनुसार अगर एक सामान्य आ रहा है, और सामान्य किस प्रकार से आप ज्ञात करेंगे, जब उसे सेंटीमीटर में रख के 100 से माइनस करते हैं तो जितना आता है वो आपका जो आंसर आएगा वो केजी में आएगा, उसे आदर्श भार के नाम से जाना जाता है। मान लीजिए अभी इसके पहले वाला जो हमने सॉल्व करके बताया आपको 55/152 बताया था ना, 1.52 सेंटीमीटर में करके बताया था, दशमलव में करके। उसी प्रकार से यहाँ पे 152 सेंटीमीटर माइनस 100 करते हैं तो 52 केजी आ रहा है। तो ये आपका एक सामान्य भार है, आदर्श भार जाना जाता है। अगर इसके अकॉर्डिंग आप ज्ञात करते हैं फिर भी नॉर्मल इस प्रकार से आंसर नहीं आ रहा है तो क्या समझेंगे आप, कम या ज़्यादा है, तो क्रमशः अति भार है या फिर अल्प भार है। अगर इसके अनुसार आपका आंसर नहीं आता है तो आगे देखिएगा, पांड्रेल सारणी, इसे पीआई के नाम से जाना जाता है, पांड्रेल इंडेक्स, पीआई से इसे डिनोट किया जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि पांड्रेल जो सारणी होती है उसका फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला देख लीजिएगा। पीआई बराबर ऊंचाई सेंटीमीटर में अपान 3, उसके बाद करड़ी में, भार जो है ग्राम में, जीएम में दर्शाना है, ऊंचाई बटे 3 केजी क्या है, सॉरी ग्राम में भार, यानी कि वेट आपको जो है वो केजी में ना लिख करके ग्राम में लिखना है। इस प्रकार से इस फार्मूले पर रख करके जब आप ज्ञात करते हैं वो पांड्रेल सारणी के अनुसार आपके जितना ज्ञात होता है उसे आप जो है चार्ट में मैच करा लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आप बीएमआई के जो चार्ट दिए गए हैं उसमें से आपको पता चल जाएगा कि आप मोटापा से ग्रसित हैं, अति भार में हैं या फिर अल्प भार में। इतना समझ में आया। ये जो पॉइंट आपको सब बताए गए वो सभी जो है मोटापा निर्धारण की विधियां बताई गई हैं। इसमें से किसी के भी अनुसार आप ज्ञात करके एग्जाम में क्वेश्चन को अपने सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसमें से कोई भी फार्मूला पूछे तो आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, मोटापा का कारण क्या हो सकता है। कोई व्यक्ति अगर मोटापा से ग्रसित है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले देखिए कि बिंज खाद्य विकार, जिस प्रकार से आपको विभिन्न प्रकार के अधिगम के विकार पढ़ाए गए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में, उसके बाद लर्निंग से संबंधित आपको कुछ विकार बताए गए हैं, डिसऑर्डर बताए गए हैं, उसी के जैसे इसमें न्यूट्रिशन साइंस में भी आपके खाद्य विकार बताए गए हैं। खाद्य विकार मुख्य रूप से 3 हैं आपके न्यूट्रिशन साइंस में, जिसमें से एक बिंज खाद्य विकार होता है जो कि अति भार के लिए इम्पोर्टेंट होता है, अति भार के नाम से जाना जाता है। अति भार के अंतर्गत इसको हम पढ़ते हैं। वहीं पे जो है एक एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा, ये दोनों भी विकार है जिसे हम अल्प भार में अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप यहाँ जानेंगे कि जो खाद्य विकार है उसमें से जो बिंज खाद्य पदार्थ है, सॉरी बिंज खाद्य विकार है, उसे आप मोटापा के अंतर्गत पढ़ते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि बिंज खाद्य विकार क्या होता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा किशोरावस्था, वयस्क अवस्था, किसी भी अवस्था में कोई भी अगर व्यक्ति क्या करता है कि अपनी दिनचर्या में बार बार खाद्य पदार्थ ग्रहण कर, भले ही थोड़ी मात्रा में कर रहा हो लेकिन बार बार कुछ भी कार्य कर रहा है, कोई भी खाद्य सामग्री पाता है वो खाने लगता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बार बार अगर वो कोई भी खाद्य पदार्थ खा रहा है तो वो उसका एक विकार है, खाद्य विकार है। इसकी वजह से व्यक्ति का जो शरीर है वो मोटा हो जाता है। दूसरे आनुवांशिकता, आनुवांशिकता भी एक कारण है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में स्थानांतरित होते रहते हैं। इसके बाद विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं, लिंग की भी इसका इफेक्ट पड़ता है कि पुरुष है या फिर महिला है। आर्थिक विकार, आर्थिक विकार का मतलब व्यक्ति अगर गरीब है तो सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ उसे जो है नॉर्मल में ही मिल रहे हैं, अपने पेट को भरने के लिए ही मिल रहे हैं, तो उसे वो समस्या नहीं होगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं आर्थिक रूप से कोई भी उनको समस्या नहीं है, विभिन्न प्रकार के वसी यानी कि तेल युक्त खाद्य पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं, मार्केट में आने वाले विभिन्न प्रकार के जो फास्ट फूड वगैरह ये सब खा रहे हैं, तो इन सभी की वजह से मोटापा देखने को मिलता है। गर्भावस्था की वजह से, वातावरणीय, चयापचयी या फिर व्यवहारिक, इन तीनों कारकों से भी देखने को मिलता है। तनाव की वजह से चिंता जो है, जीवन शैली, व्यक्ति की जीवन शैली क्या है, किस प्रकार से वो अपनी दिनचर्या बनाया हुआ है, कब कब वो खाद्य पदार्थ को ग्रहण कर रहा है, खाद्य पदार्थ को ग्रहण करने में व्यायाम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन सब का भी आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। इसका विभिन्न प्रकार के दवाइयों का जो बैड इफेक्ट पड़ता है उसकी वजह से शरीर में मोटापा देखने को मिलता है। इसमें से स्टेरॉयड हो गया, गर्भ निरोधक गोलियाँ हो गई हैं, इस प्रकार से जो भी आपकी कुछ दवाइयाँ हैं उन सब के जो बैड इफेक्ट पड़ते हैं उसकी वजह से मोटापा देखने को आपको मिलता है। आगे देखिएगा, मोटापा अगर व्यक्ति के शरीर में हो रहा है तो उसके आहार में किस प्रकार से परिवर्तन करना चाहिए। सबसे पहले ऊर्जा की कम मात्रा लेनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को शरीर में कम कर देनी चाहिए। इसके बाद जो भी खाद्य आप ग्रहण करें उसे थोड़ा थोड़ा ग्रहण करें और उसे विभक्त माप में
यानी कि कम मात्रा में ग्रहण करें और उसे थोड़े थोड़े अंतराल दे करके, ये नहीं कि एक बार खींच कर खा लो उसके बाद दिन भर खाओ ही नहीं, ऐसा नहीं करना है, बल्कि थोड़े थोड़े अंतराल पे खाना है और थोड़ा थोड़ा भोजन को बांट करके खाना है, एक ही बार में नहीं खा लेना है। इसके बाद है वसा की कम मात्रा ग्रहण करनी है, शर्करा पूर्ण भोजन को कम करना है, योग व व्यायाम करना है, इसके साथ ही साथ क्रियाशीलता जो है आपकी बढ़ानी है। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, खाद्य पदार्थ को कंटिन्यू ग्रहण कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व संतुलित, वो भी जिनसे आपके शरीर में संतुलन तो बढ़ता ही है, लेकिन अगर उसकी मात्रा अधिक हो जा रही है और आप कार्य नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी ये समस्या देखने को मिलती है। और आपको ये भी पता है कि अगर आपके शरीर में मोटापा आ रहा है तो उस मोटापा की वजह से ढेर सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, जैसे हृदय रोग हो जाते हैं, मधुमेह हो जाते हैं, इस प्रकार से उच्च रक्तचाप भी बढ़ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो भी ओवरवेट या फिर ओबेसिटी है, इसकी वजह से जो है आपको विभिन्न प्रकार की समस्या देखने को मिलती हैं। आगे आप देखिएगा अल्प भार के बारे में हम बात करेंगे। जो अल्प भार होता है वो अति भार का जस्ट अपोजिट होता है। अति भार में आपने देखा कि सामान्य से 20% अधिक बढ़ रहा है, तो अति भार 30% बढ़ा तो मोटापा देखने को मिल रहा था। उसी प्रकार से सामान्य से अगर कम भार देख रहे हैं आप, तो उसे अल्प भार के नाम से जाना जाता है। अभी BMI के चार्ट में आपको बताया गया, जो भी चार्ट दिया गया था उसमें अल्प भार के बारे में भी आपको बताया गया था, जिसमें 18.5 से अगर कम था BMI चार्ट में तो उसे अल्प भारिता के नाम से आप जान रहे थे, आपने चार्ट में इसे लिखा हुआ है। तो यही आपका अल्प भार यानी कि अंडरवेट कहलाता है। और ये किस कारण से हो रहा है, इसके कुछ कारण बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला कुछ खाद्य विकार आपने अति भार यानी कि मोटापा में भी देखा, बिंज डाइट जिसे कहते हैं, बिंज विकार, जो आप बार बार खाद्य पदार्थ को ग्रहण कर रहे थे, वो बिंज विकार जो आपके शरीर में अति भारिता ला रहा है। वहीं पे एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा, ये दोनों खाद्य विकार जो है आपके शरीर में अल्प भारिता ले आते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है ये भूख मार देना, ऐसे लोग जो अपनी भूख मार दे, जब भूख लग रही है तो खाद्य पदार्थ को ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं तो उनकी भूख मर जाती है, बाद में खाद्य पदार्थ को ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती है। इसके बाद वीर पूजा का मतलब ऐसा नहीं कि वो किसी की पूजा कर रहे हैं, किसी वीर की पूजा कर रहे हैं तो वो पतले हो जाएंगे, ऐसा नहीं। इसका वीर पूजा का मतलब होता है कि आपने आपको किसी का आइडियल मान लेते हैं अपने आप के लिए। कोई भी ऐसा हीरो है, कोई हीरोइन है जिसकी बॉडी एकदम सुडौल है, उसके जैसा आप पतला बनने की कोशिश कर रहे हो, उसके जैसे पतले सुडौल अपने शरीर को रखना चाहते हो, यानी कि बॉडी वेट आप कम रखना चाहते हो, इन सब के को देखते हुए अगर आप अपने आप को ऐसा करना चाह रहे हैं तो उसे वीर पूजा कहा जाता है। यानी किसी को देख करके आप उसके जैसा बनने की कोशिश करें, अपनी बॉडी को वैसा बनाना चाह रहे हैं। डाइट पे अधिकतर सब लोग अपने आप को रखना प्रारंभ कर देते हैं कि मुझे भी उनके जैसे अपने बॉडी वेट को करना है, तो वो हो गया जब किसी के अनुसार आप किसी को देख करके अपने आप को उसके जैसा बनाना चाहे, वो वीर पूजा हो गया। इसके बाद उपवास में भी ये चीज़ देखने को मिलती है, तो ये हो गया एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसके बाद बुलिमिया नर्वोसा जो है वो भोजन करके वमन कर दे रहे हैं, यानी कि पलटी कर देना। खाद्य पदार्थ को आप ग्रहण कर रहे हैं लेकिन उसके बाद पलटी कर दे रहे हैं, जिससे क्या हो कि आपके शरीर में जो आवश्यकता है वो शरीर में पहुंच भी जाए, और उसको आप पलटी कर देते हैं कि इससे जो अधिक पदार्थ है वो आपके शरीर में स्टोर ना होने पाए। इसे बुलिमिया नर्वोसा के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है कि खाद्य विकार में एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है, बुलिमिया नर्वोसा क्या है, ये ज़्यादातर किस में देखने को मिलता है। तो आपको बता दें कि ये दोनों ही खाद्य विकार और इसके साथ ही साथ ये जो भी इसके किसके कारण ये दोनों हो रहे हैं वो भी आपको बताया गया है। और ये दोनों चीज़ें ज़्यादातर किशोरावस्था की बालिकाओं में अधिक देखने को मिलता है। आई बात समझ में? बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा ये खाद्य विकार है, इसकी वजह से अल्प भारिता देखने को मिलती है। आगे देखिएगा PEM, जिसे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कहते हैं। ये चीज़ें आपको प्रोटीन वाले टॉपिक में भी पढ़ाया गया, लेसन में पढ़ाया गया है कि प्रोटीन की कमी से और मैरास्मस की कमी से, यानी कि आप यहाँ अल्प भार पढ़ रहे हैं ना, तो अल्प भार में जब भी किसी खाद्य पदार्थ की कमी हो रही है तो उन सभी की वजह से शरीर में भार जो है आपको कम देखने को मिलता है, जिसमें से क्वासियोरकर और मैरास्मस देखने को मिला आपको PEM में, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में। क्वासियोरकर जो ये प्रोटीन की कमी से होता है और मैरास्मस जो प्रोटीन और कार्बोज दोनों ही खाद्य पदार्थ, दोनों ही पोषक तत्वों की जब कमी होती है शरीर में तो इसकी वजह से
आपके शरीर में PEM यानी कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है और इसकी वजह से अल्पभारिता आपको देखने को मिल रही है। तो ये हो गया आज की क्लास में आपको जो बताया गया अल्पभारिता और अतिभारिता या मोटापा जिसे कह रहे हैं। तो आज के टॉपिक आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी पॉइंट पे अगर कोई समस्या आ रही हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी दिया जा सकता है। अगर आपको नहीं मिल रहा है वहाँ पे आंसर तो नेक्स्ट क्लास में आपको उसका जो सॉल्यूशन है वो बताया जाएगा। आप इसमें से एक एक पॉइंट को ध्यान से नोट कर लीजिएगा, किसी पॉइंट को मिस मत करिएगा। जो भी आपको फार्मूला बताया गया वो सभी आप लोग ध्यान से उसको याद कर लीजिएगा। अपनी तैयारी आप कंटिन्यू बनाए रखिएगा। मिलते हैं आप लोग से हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।